चलो तो आगे बढ़ते हैं हम। अभी हम बात कर रहे थे वर्ब को लेकर के बात चल रही है हमारी, और वर्ब में हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन चल रहा था वर्ब का। हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। वर्ब का विभाजन पढ़ रहे थे कि वर्ब कितने प्रकार की होती है। और अभी तक हमने पढ़ा कि जब हमने क्रिया के विभाजन का आधार एक फॉर्म को माना, यानी फॉर्म के आधार पर हमने क्रिया को दो भागों में बांटा था, एक रेगुलर वर्ब और एक को इर्रेगुलर। यहाँ तक की बातें हमारी हो गई थी पिछली क्लास में इर्रेगुलर वर्ब तक। अब मैं बात करूंगा आगे कि फंक्शन क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी जब हम क्रिया को उसका आधार फंक्शन मानते हैं, यानी जब मैंने क्रिया का आधार फंक्शन लिया तो हम कहें कि जो क्रियाएं होती हैं, अब यहाँ बहुत ध्यान देने की बात है, आप ध्यान से समझोगे और यदि क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए कि कई सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। समझने की बात है बिल्कुल, यहाँ कुछ रटने की चीजें कुछ नहीं होती हैं। तो समझिए, जब हमने वर्ब के विभाजन की बात की कि वर्ब कितने प्रकार की होती है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जो वर्ब हुई वो वर्ब को हमने विभाजन का आधार माना है उसका कार्य है। और इसके कार्य के आधार पर जब हम इसका विभाजन करते हैं तो क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है आपकी मेन वर्ब और दूसरी होती है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब। यानी क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। हम बिल्कुल एक एक पर बहुत डिटेल से अध्ययन करेंगे और मैं आपको जीरो से लेकर के बिल्कुल पीक तक लेके जाऊंगा। तो क्रियाएं आपकी दो गई, एक मेन वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब। इस ऑक्सिलरी वर्ब का ही एक दूसरा नाम होता है, उसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। यानी ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो या हेल्पिंग वर्ब, दोनों एक होती हैं। सहायक क्रिया का ये ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब। अब मैं बात करता हूं मेन वर्ब की कि मुख्य क्रिया कौन सी होती है, अर्थात सेंटेंस में जो सबसे प्रमुख होती है, अहम होती है, उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। अब जब हम इस मुख्य क्रिया का विभाजन करेंगे तो देखो, ये जो मुख्य क्रियाएं होती हैं, ये मुख्य क्रियाएं आपकी दो प्रकार की होती हैं। मुख्य क्रिया आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपकी फाइनाइट वर्ब, एक होगी फाइनाइट, और दूसरी जो आपकी वर्ब आएगी वो होगी आपकी नॉन फाइनाइट। अर्थात ये क्रियाएं, अब ऑक्सिलरी क्रिया की मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि मुख्य जो क्रिया होती है, मेन वर्ब जो होती है, मुख्य क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक फाइनाइट होती है और दूसरी आपकी नॉन फाइनाइट होती है। अब ये फाइनाइट क्या होती है, नॉन फाइनाइट क्या होती है, इन पर हम विचार करेंगे। फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती है, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है। हम ये तो समझते हैं कि मेन वर्ब कौन सी होती है, किसी वाक्य में जो महत्वपूर्ण क्रिया होती है, जो एक्शन हो रहा होता है, जो प्रधान होती है, वही क्रिया मेन होती है। और इस मेन क्रिया को हम दो भागों में बांट लेते हैं, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। अच्छा, फाइनाइट जो होती है, फाइनाइट किसको कहते हैं, तो देखिए अब मैं बात करता हूं कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। इस फाइनाइट वर्ब पर हम बात करते हैं। फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब क्या होगी। अब फाइनाइट वर्ब की जब मैं बात करता हूं तो ये क्रिया लिमिटेड होती है, यानी लिमिटेड टू द टेंस, और कहें तो नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। इस क्रिया की जब हम बात करते हैं फाइनाइट वर्ब की, तो फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है कि वे क्रियाएं
जो किसी टेंस तक सीमित होती हैं, अर्थात जिन क्रियाओं का किसी टेंस से संबंध होता है। मैं कहूं कि जिन क्रियाओं का टेंस बदलने पर क्रिया अपना फॉर्म बदल लेती है, जो लिमिटेड है, बनी हुई है, ऐसी क्रियाओं को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल समझिए, उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे द पुलिस caught द thief, द पुलिस caught द thief। अब देखिए यदि इस वाक्य में आपसे पूछा जाए कि इस वाक्य में टेंस कौन सा है, तो हम बता देते हैं इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पता किससे लगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिया दी गई है वो सेकंड फॉर्म दी गई है, ये बता रही है ये पास्ट इंडेफिनिट है, यानी ये क्रिया किसी टेंस से जुड़ी हुई है। अब यदि मैंने कहा द पुलिस द पुलिस हैज, या मैं कहूं ही हैज टॉट ए लेसन, उसने एक पाठ पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं सेकंड फॉर्म, यहाँ पर जब हमको पता लगा कि इसमें टेंस कौन सा है, तो यहाँ पर जो टॉट जो क्रिया है वो किसी टेंस से जुड़ी हुई है, अर्थात ये टेंस की वर्ब है। मैं कह रहा हूं कि सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। बताइए यहाँ पर टेंस कौन सा है, तो देखिए टेंस है, तो यहाँ जो सिंग क्रिया है वो एक टेंस से जुड़ी हुई है। तो मैं ये कह दूं कि जिन क्रियाओं में कोई टेंस होता है ऐसी क्रियाओं को, अब मैंने कहा ही took a book to read, उसने पढ़ने के लिए एक पुस्तक ली, एक पुस्तक उठाई। यदि मैंने बात किया तो यहाँ सेकंड फॉर्म है, और ये सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट को बस व्यक्त कर रही है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरी क्रिया भी दी गई है टू रीड। ये टू रीड ऐसी क्रिया है जिसका किसी टेंस से कोई संबंध नहीं है, लेकिन टेक जो क्रिया है, टुक जो आ रहा है, इसका तो किसी टेंस से संबंध है, इसलिए इसी क्रिया को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। ये कैसी क्रिया होगी, ये फाइनाइट वर्ब होगी, अर्थात ऐसी क्रियाएं जिनका किसी टेंस से संबंध होता है उन्हें हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जिनका किसी टेंस से कोई संबंध नहीं होता है ऐसी क्रियाओं को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट की बात बाद में करूंगा, पहले मैं फाइनाइट की बात कर देता हूँ कि फाइनाइट क्या होती है। तो ये बात समझ में आई कि फाइनाइट वर्ब कौन सी होगी, ऐसी क्रियाएं जिनका किसी टेंस से संबंध होता है उन्हें फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ऐसी क्रियाएं जिनका किसी टेंस से कोई संबंध नहीं होता है उन क्रियाओं को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं फाइनाइट वर्ब करके। तो फाइनाइट वर्ब की जो बात की मैंने कि फाइनाइट वर्ब कौन सी है, तो देखिए फाइनाइट वर्ब की बात कर रहे हैं हम। फाइनाइट वर्ब फाइनाइट वर्ब की बात करें तो फाइनाइट क्रियाएं कौन सी हैं, ऐसी क्रियाएं जिनका किसी टेंस से संबंध होता है, अर्थात वे क्रियाएं जो टेंस बनाती हैं, जो टेंसों में प्रयुक्त की जाती हैं, जो टेंस से बंधी हुई होती हैं, जो टेंस बदलने पर बदल जाती हैं, ऐसी क्रियाओं को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ऐसी क्रियाएं जिनका किसी टेंस से संबंध नहीं होता है, जो टेंस बदलने पर भी नहीं बदलती हैं, उन क्रियाओं को हम नॉन फाइनाइट
वर्ब कहते हैं। देखिए अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो आप कई जब टॉपिक पढ़ोगे वहां पर वह कॉन्सेप्ट आपके मैं जब बताऊंगा तब आपको समझ में और आ जाएगी कि इन चीज़ों को पढ़ने की हमें क्या आवश्यकता होती है, इनका प्रयोग कहाँ किस प्रकार से किया जाएगा। तो फाइनाइट बेक्रियाएं हुई जो दैट इज अनलिमिटेड टू द टेंस और द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, यानी दैट कैन नॉट बी चेंज, दैट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस, जिनका किसी टेंस से संबंध होता है, जिन्हें टेंस के अनुसार बदला जा सकता है, अर्थात यदि टेंस बदलेगा तो क्रिया भी बदल जाएगी और ऐसी क्रिया कहलाएगी फाइनाइट। अब इस फाइनाइट क्रिया का जब हम विभाजन करते हैं तो ये फाइनाइट क्रिया कितने प्रकार की होगी, तो देखिए ये फाइनाइट क्रियाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। आपने पढ़ा होगा, आप जानते हैं, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और दूसरी होती है आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब। या हम दूसरी क्रिया की बात करें इनट्रांजिटिव वर्ब, एक आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है आपकी इनट्रांजिटिव। देखिए इसको आप हिंदी में कहते हैं तो ये हिंदी में इसको सकर्मक क्रिया कहा जाता है। इसको हिंदी में आप कहेंगे तो ये क्रिया आपकी अकर्मक होती है। अब जैसा कि आपको पता लगा कि एक ट्रांजिटिव सकर्मक से कर्म जिसके साथ में कर्म होता है, कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसी क्रियाएं जिनके साथ में ऑब्जेक्ट होता है। अकर्मक ऐसी क्रियाएं जिनके साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उन्हें हम अकर्मक या इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब देखिए बिल्कुल मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करवाऊंगा, कितनी सारी क्रियाएं हो सकती हैं, उन सारी क्रियाओं की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें ट्रांजिटिव वर्ब की। ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होगी? ट्रांजिटिव वर्ब, अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब का आधार हमने क्या माना, अब तक तो हम क्रिया के फंक्शन को लेकर के बात कर रहे थे कि यदि हम उसके कार्य की बात करते हैं तो क्रियाएं दो प्रकार की हो जाती हैं, एक मुख्य क्रिया और एक सहायक क्रिया। फिर हमने मुख्य क्रिया को बांटा तो हमने कहा कि मुख्य क्रिया को दो भागों में हम बांट सकते हैं, कि एक तो फाइनाइट के रूप में, एक नॉन फाइनाइट के रूप में। फिर हम फाइनाइट क्रिया की जब बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि जो फाइनाइट वर्ब होगी, ये फाइनाइट जो वर्ब होती है, इस फाइनाइट वर्ब को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक ट्रांजिटिव और एक इनट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इसको हम हिंदी में कह रहे हैं, ये सकर्मक होती है, अर्थात इसके साथ में कोई कर्म होता है। तो इसकी परिभाषा में ये कह सकता हूँ, यानी ये विद ऑब्जेक्ट होगी, यानी ये विद ऑब्जेक्ट, अर्थात इसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा। अर्थात वे क्रियाएं जिनके साथ कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, अर्थात सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब सकर्मक क्रिया किसके आधार पर बांट रहे हैं हम? ऑब्जेक्ट के आधार पर। तब ऑब्जेक्ट के आधार पर हम बात कर रहे हैं तो देखिए जब हमने सकर्मक क्रिया की बात की तो सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की हो सकती है, तो सकर्मक क्रिया की हम बात करेंगे तो एक तो होगी आपकी मोनो ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव, दूसरी होती है आपकी डाई ट्रांजिटिव, और हम तीसरी बात करते हैं कॉम्प्लेक्स वर्ब। अब देखिए हम धीरे धीरे बहुत एडवांस की ओर बढ़ रहे हैं। जो चीजें आपको कहीं पर नहीं मिलेंगी, कई किताबों में नहीं मिलती हैं, तो वो चीजें मैं आपको क्लियर करवा रहा हूं कि ट्रांजिटिव क्रिया क्या होती है। ये फाइनाइट क्रिया का पार्ट होता है, यानी हमने फाइनाइट क्रियाओं को दो भागों में बांटा, एक ट्रांजिटिव और एक इनट्रांजिटिव रूप में। और सकर्मक जो क्रिया होती है, यानी ट्रांजिटिव क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, जो कि हमने इसके ऑब्जेक्ट की बात की कि इसके साथ में एक ऑब्जेक्ट होता है। जब इसके साथ में ऑब्जेक्ट होता है, देखो सिंपल सी बात है कि जब हमने ऑब्जेक्ट की बात की तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, यदि किसी क्रिया के साथ में एक ऑब्जेक्ट दिया गया है जिसके साथ में
एक कर्म हो, अर्थात जिसके साथ में केवल एक ऑब्जेक्ट होता है यानी सिंगल ऑब्जेक्ट है, ऐसी क्रियाओं को हम मोनोट्रांजिटिव कहते हैं। और ऐसी क्रियाएं जिनके साथ में दो कर्म होते हैं अर्थात डबल ऑब्जेक्ट होता है, यदि क्रिया के साथ में दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं उनको हम डाइट्रांजिटिव कहते हैं। और ऐसी क्रिया जिनके साथ में एक ऑब्जेक्ट होता है और एक कॉम्प्लीमेंट होता है। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट पहले क्यों बताया था, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, उसकी बात मैं आपको कल कर चुका हूं। तो ऐसी क्रियाएं जिनके साथ में एक ऑब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स वर्ब कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, उदाहरण देखते हैं। मैंने कहा सी sang a song. He washes his clothes. मैंने कहा my friend gave me a book. He brought me, gave me a book. He brought a shirt to his brother. और देखिए, they made me their boss. Students selected him their monitor. उदाहरण देखिए, अब हम उदाहरण देखते हैं एक एक करके और फिर हम देखते हैं कि कौन सी क्रिया है। तो देखिए, मैंने कहा सी sang a song। अब जब मैंने sang क्रिया की बात की तो पहली बात तो जो sang क्रिया है वो फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट का मतलब ऐसी क्रिया जिसका किसी टेंस से संबंध है, फाइनाइट वर्ब होगी। और जब ये फाइनाइट वर्ब है तो फाइनाइट वर्ब होगी तो ये या तो ट्रांजिटिव होगी या इंट्रांजिटिव होगी। तो देखिए, इसके साथ में ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट दिया गया है तो वो ट्रांजिटिव है। अब यदि ये ट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव तो तीन प्रकार से हो सकती है, या तो ये मोनो ट्रांजिटिव होगी या डाई ट्रांजिटिव होगी या कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव होगी। यदि इसके साथ में एक ऑब्जेक्ट है तो मोनो ट्रांजिटिव, यदि दो ऑब्जेक्ट हैं तो डाई ट्रांजिटिव, और तीन ऑब्जेक्ट हैं तो कॉम्प्लेक्स, एक ऑब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट है तो वो कॉम्प्लेक्स वर्ब कहलाएगी। अब देखिए, यहाँ पर इस क्रिया के साथ में एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, एक ही ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट दिया है, इसलिए ये क्रिया कहलाएगी आपकी मोनो ट्रांजिटिव। इधर देखिए, वासिस फाइनाइट वर्ब होगी क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट से है और इसके साथ में एक ही ऑब्जेक्ट दिया गया है, और जिस क्रिया के साथ में एक ऑब्जेक्ट दिया गया हो ऐसी क्रिया को हम मोनो ट्रांजिटिव कहते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ये आपकी मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, वर्ब आपकी ये होगी। अब बात करते हैं हम अगला, ही माई फ्रेंड गेव मी ए बुक, मेरे मित्र ने मुझे एक पुस्तक दी। अब देखो, इसमें हम ऑब्जेक्ट पहचानते हैं। पहले तो एक तो ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, यानी ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसी क्रिया जिसके साथ में दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। अब देखिए, इस क्रिया कौन सी है आपकी, क्रिया है अपनी गिव, और इस क्रिया के साथ में दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब। बात क्लियर है?
he brought a shirt to his। अब देखिए मैंने आपको ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका बताया था कि क्या और किसको से, वह अपने भाई के लिए एक शर्ट लाया, तो क्या लाया और जिसने क्या का जवाब दिया वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और जिसने किसको का जवाब दिया वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया जाता है और इनडायरेक्ट को यदि बाद में लिखा जाता है तो इनडायरेक्ट से पहले टू का प्रयोग किया जाता है। ये बात अपनी पहली क्लास में पिछली क्लास में हम कर चुके हैं। अब बात कर रहे हैं हम, क्रिया है यहाँ पर ब्रॉड। अब ये जो ब्रॉड क्रिया है, क्योंकि ये पास्ट की क्रिया है, टेंस से संबंधित फाइनिट है, लेकिन ये ट्रांजिटिव है, तो इसके साथ में दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, और जिन क्रियाओं के साथ में दो ऑब्जेक्ट आते हैं उन्हें हम कहते हैं डायट्रांजिटिव वर्ब। बात कर रहे हैं हम अगला क्वेश्चन की, दे मेड मी देयर बॉस। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और यदि हम देयर बॉस की बात करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, मैंने कहा उन्होंने मुझे अपना बॉस बनाया, तो यहाँ पर ये जो बॉस है ये कौन है, ये मी बना है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ देयर बॉस की, देयर बॉस कौन होगा, ये मी होगा। यानी ये फ्रेज जो आ रहा है ये मी के लिए आ रहा है कि ये मी का कॉम्प्लीमेंट होता है। ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ये कॉम्प्लीमेंट किसका है, ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। अब इस क्रिया की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्रिया है मेड, और इस मेड क्रिया के साथ में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है और ये कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, अर्थात ऐसी क्रिया जो कहलाएगी वो कॉम्प्लेक्स वर्ब कहलाती है। नीचे देखिए सेलेक्टेड हिम। अब हिम की यदि बात की मैंने तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और देयर वंडर की जब बात करूंगा मैं तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। और ऐसी क्रिया जो अपने साथ में एक ऑब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट लेती है, ऐसी क्रियाओं को हम कॉम्प्लेक्स वर्ब कहते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि ट्रांजिटिव वर्ब यानी फाइनाइट क्रिया है। मैंने बात की थी कि क्रियाएं दो प्रकार की हैं, एक होती है आपकी मुख्य क्रिया, एक होती है आपकी सहायक क्रिया। और मुख्य क्रियाएं जो होती हैं उनको हमने दो भागों में बांटा है, एक फाइनाइट वर्ब के रूप में, एक नॉन फाइनाइट। और जब मैंने फाइनाइट क्रिया की बात की कि फाइनाइट क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वे क्रियाएं होती हैं जिनके साथ में एक ऑब्जेक्ट दिया होता है, यानी ऑब्जेक्ट होता है, यानी वे क्रियाएं अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती हैं जिनके साथ में कोई ऑब्जेक्ट होगा। अब ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट तो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट एक कॉम्प्लीमेंट ऐसा भी हो सकता है। तो जिन क्रियाओं के साथ में एक ऑब्जेक्ट होता है उसको हम मोनोट्रांजिटिव कहते हैं। जैसे यहाँ पर यदि मैं बात कर रहा हूँ तो ये किस प्रकार की क्रिया है, मोनोट्रांजिटिव है। ऐसी क्रिया जिनके साथ में दोनों ही प्रकार के ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो ऐसी क्रियाओं को हम डाइट्रांजिटिव कहते हैं। जैसे यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, इसको हम डाइट्रांजिटिव। और ऐसी क्रियाएं जिनके साथ में ऑब्जेक्ट भी हो, एक कॉम्प्लीमेंट भी हो, और दोनों चीजें लेने वाली जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स वर्ब। तो जो ट्रांजिटिव क्रिया होती हैं वो इस प्रकार से, ट्रांजिटिव क्रियाओं को उसके ऑब्जेक्ट के आधार पर, देखो मैंने आधार बनाया, पहले हमने फंक्शन को आधार बनाया, लेकिन ट्रांजिटिव क्रिया का जब मैंने विभाजन किया वो किसके आधार पर, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट के आधार पर हमने इसका विभाजन किया था। तो इस प्रकार से ट्रांजिटिव क्रियाओं को हमने तीन भागों में बांटा, और इस ट्रांजिटिव के बाद में एक दूसरी क्रिया जो आती है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब आती है। तो यहाँ तक की बातें नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इंट्रांजिटिव क्रिया को लेकर।